हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रीजनिंग विद मिर्जा सर में। प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में ये हमारी दूसरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के लिए एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड 12 नवंबर 2022 शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व किया है। 12 नवंबर 2022 शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करके उसकी एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है और इस वीडियो के अंदर रीजनिंग का सेक्शन शिफ्ट 2 वाले पेपर का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जल्दी जल्दी ऐड हो जाइए आप सभी स्टूडेंट्स और इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके और आप भी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पेपर को। पहला क्वेश्चन इस पेपर के अंदर बॉक्स अरेंजमेंट का है। तो बॉक्स अरेंजमेंट का क्वेश्चन बहुत इजी होता है। जल्दी से अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या कहा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। देयर आर 7 boxes Z, A, V, B, U, C and W which are placed one above the other but not necessarily in the same order. The bottom box is number 1 and the box above it number 2 and so on till the top of which is number 7। ठीक है, तो एक नए पेज के अंदर अपन इसको बनाएंगे। 7 बॉक्सेस का अरेंजमेंट है। तो ये एक वर्टिकल लाइन जिसमें 7 कॉलम मैं बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7। बॉटम मोस्ट को 1 नंबर, फिर 2 3 4 5 6 7। ये आपके 7 बॉक्सेस आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। 2 boxes are placed between V and Z. Z which is kept at an odd number position above V. दो बॉक्सेस का गैप, दो बॉक्सेस का गैप है V और Z में। Z को ऑड नंबर पर, V के ऊपर। तो Z को ऑड से आप स्टार्ट कर लो। देखो ये हो गया Z, दो बॉक्सेस का गैप आ गया Z और V में और Z को V से ऊपर रखा गया है। ठीक है, अब Z को V से ऊपर रखा गया है तो Z ऑड नंबर पे कहाँ और आ सकता है, यहाँ आ सकता है। 1 और 2 छोड़ के V यहाँ आ सकता है। उससे नीचे अगर मैं Z को यहाँ लेकर जाऊं तो 2 का गैप नीचे तो आ ही नहीं सकता। V नीचे तो आ ही नहीं सकता। V ऊपर रखेंगे, V ऊपर रखते ही हमें तो V के ऊपर रख ऑड नंबर पोजीशन अबव V। तो Z को तो V के ऊपर रखना है, यानी ये तो पोजीशन ही गलत हो जाएगी। यानी Z 3 नंबर और 1 नंबर पे तो आ ही नहीं सकता। ये दो केसेस ही इसमें बनेंगे। आगे पढ़े। 2 boxes are kept between A and W. आपको A और W दोनों नहीं पता, आप इसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़िए। 3 boxes kept between Z and W. 3 boxes हैं Z और W के बीच में। 1 2 3 W यहाँ आ जाएगा। इस केस में देखें तो 1 2 3 W यहाँ आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। B is kept immediately above U, which is not kept above V. अब देखो यहाँ एक समझने वाली चीज है। इस लाइन में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। B is kept immediately above U, which is not kept above V. B को U के जस्ट ऊपर रखा गया है, जो V के ऊपर नहीं रखा गया है। कौन V के ऊपर नहीं रखा गया है? U के बारे में यहाँ बात हो रही है। इसको आप कैसे पहचानेंगे? जब इस तरह की लाइन आए कि विच लिखा हुआ हो, हु लिखा हुआ हो, उससे जस्ट पहले वाले व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है। हिंदी में देखें तो जो लिखा हुआ हो उससे जस्ट पहले वाले व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है। विच इज नॉट केप्ट अबव वी, कौन? U को V के ऊपर नहीं रखा गया है। जो V के ऊपर नहीं रखा गया है, कौन? U, जस्ट पहले वाला व्यक्ति। U को V के ऊपर नहीं रखा गया, यानी B और U साथ में आएंगे और U को V से ऊपर नहीं है, U V से नीचे कहीं आएगा। अब देखो दो लोग साथ में बिठाने हैं, B और U, और दोनों को U को खास तौर पे V से नीचे बिठाना है। तो अगर मैं B और U यहाँ कर दूं तो यहाँ तो U ऊपर आ जाएगा, यानी ये केस तो बनेगा नहीं। B और U अगर मैं यहाँ रखूं तभी वो सही रहेगा। दोनों के दोनों बी और यू साथ में आ गए। बी जस्ट ऊपर आ गया यू से और यू बी से नीचे आ गया। इस केस में देखूं तो देखो बी और यू की पोजीशन या तो यहाँ है या तो यहाँ है। दोनों केसेस के अंदर बी से ऊपर आ रहा है यू, यानी कि ये तो केस एलिमिनेट हो जाएगा। इसको आप हटा दीजिए। एक जो केस बच रहा है उसी के ऊपर अपन काम करते हैं। दो लोग बच रहे हैं, बस इन दोनों लोगों में अपन देख लेते हैं क्या क्या है इंफॉर्मेशन अपने पास अब बची हुई। हमने शुरू किया था 2 boxes are placed between V and Z which are kept at an odd number position। दो बॉक्सेस हैं Z और V के बीच में और Z को ऑड नंबर पर रखा गया है V से ऊपर। ठीक है,
दो बॉक्स हैं ए और डब्ल्यू के बीच में, अब डब्ल्यू मिल गया तो एक और दो छोड़ के ए यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया तो 5 नंबर पोजीशन पे एक ही व्यक्ति बच रहा है, वो कौन है? वो है सी। ऑटोमेटिकली उसकी जगह ये हो जाएगी। कंप्लीट है। बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। विच बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव बी? बी के जस्ट ऊपर कौन से बॉक्स को रखा गया है? तो बी के जस्ट ऊपर डब्ल्यू यानी ऑप्शन नंबर ए को रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखें इसका। How many boxes are placed between U and A? U और A के बीच में कितने बॉक्सेस रखे गए हैं? तो U और A के बीच में 1, 2, 3 और 4 बॉक्सेस रखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। If all the boxes are arranged in alphabetical order from bottom to top, how many boxes will remain in the same position? अगर हम सभी बॉक्सेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बॉटम से टॉप में अरेंज करें, बॉटम से टॉप में अरेंज करें, तो देखो ए, बी, सी, उसके बाद है यू, वी, डब्ल्यू और जेड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बॉटम टू टॉप। तो कितने ऐसे बॉक्सेस हैं जिनकी पोजीशन अनचेंज्ड रही है? तो अनचेंज किसकी रही है? जेड अपनी जगह पर सेम है ना? सब बाकी बदल गए। बी अपनी जगह पर सेम है। दो ऐसे बॉक्सेस हैं जो कि अपनी जगह पर सेम है जब हमने बॉटम टू टॉप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करा है। तो ऐसे बॉक्सेस कितने हैं? ऐसे बॉक्सेस हैं दो। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। करेक्ट है। चलिए आगे देखें। इसको मिटा देते हैं यहां से। ये एक क्वेश्चन था हमारे पास बॉक्स अरेंजमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन लोग चेक करते हैं, देखें कौन सा टॉपिक है। इनइक्वालिटी बहुत ही इजी टॉपिक होता है। इनइक्वालिटी जल्दी से इसको बना देते हैं। आपको इक्वेशन दी हुई है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये दो कंक्लूजन आपके पास है। तो कंपाइल ही है, आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी वे में दे रखा है। जे से क्यू आपको जाना है। पहला जे से क्यू जाने का रास्ता ये रहा, जे ग्रेटर देन इक्वल टू एल ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन क्यू। कॉमन सिंबल क्या आ रहा है? सब में ग्रेटर देन आ रहा है। यही पूछा था। जवाब ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। कंक्लूजन नंबर 1 सही है। दूसरा चेक करें। दूसरा क्या कह रहा है? Q से R जाना है। Q छोटा है R से, तो Q से R का रास्ता क्या? ये रहा। Q बराबर है Y से, Y छोटा है R से। दोनों बराबर हैं, दोनों में से एक को ले लेता हूं और लेस देन R। यही पूछा था, यही आ गया। ऑप्शन नंबर 2 मेरा बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन, सॉरी, ओनली ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो नहीं, बोथ फॉलो आएगा ना आपका। दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ये रहा। इसको कंपाइल करने की जरूरत पड़ेगी अपने को। क्यों? क्योंकि यहां पर दे रखा है एफ लेस देन एच लेस देन इक्वल टू एल। एल जो कि है छोटा जे से, जे छोटा बराबर है एस से, और एस छोटा है ए से। एस से एफ जाना है तो बहुत आसान सा रास्ता है एस से एफ का। देखो, एस बड़ा बराबर है जे से, जे बड़ा है एल से, एल बड़ा बराबर है एच से, और एच बड़ा है एफ से। तो बिल्कुल इजी रास्ता है। कॉमन सिंबल क्या आ रहा है? एस इज ग्रेटर देन एफ आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 1 मेरा करेक्ट है। ए से एच में जाऊं तो वही रास्ता है, बिल्कुल वही रास्ता है। ए बड़ा है एस से, एस बड़ा बराबर है जे से, जे बड़ा है एल से, एल ग्रेटर देन इक्वल टू एच। तो बस बीच में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन सिंबल आ रहा है ए ग्रेटर देन एच। जबकि पूछा क्या है? ए इज लेस देन एच पूछा है। ए इज लेस देन एच पूछा है, जबकि आपके आया है ए ग्रेटर देन एच। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, कंक्लूजन नंबर 2 गलत, पहला सही। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखें। चलो इसको बनाते हैं। आर इज लेस देन ओ लेस देन इक्वल टू एल लेस देन इक्वल टू ई। अब देखो, ई बराबर है जी के, तो मैं ऐसा लिख दूं, ई बड़ा बराबर है एस से, और ई और जी बराबर है, तो जी भी बड़ा और बराबर हो जाएगा एस से। एस बड़ा और बराबर है पी से। बस ये रही इक्वेशन आपकी। पहले कंक्लूजन के लिए आर से एस में जाना है, तो आर से एस में जाने का रास्ता क्या? ये रहा। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ई और जी दोनों की वैल्यू सेम है। दोनों की जगह मैं अगर एक लूं तो यहाँ पर क्या सिंबल ऑपोजिट आ गए? ई और जी के दाएं बाएं सिंबल ऑपोजिट आ गए। ऑपोजिट सिंबल आने का मतलब क्या है? कि आप आर और एस में कोई भी कंफर्म रिलेशन नहीं बना सकते। आर एस से छोटा भी हो सकता है,
आर एस से बड़ा भी हो सकता है, आर एस के बराबर भी हो सकता है। तीनों पॉसिबल रिलेशन है, जबकि कंक्लूजन में क्या कहा गया है कि आर इज लेस देन एस। देखो कई बार स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। स्टूडेंट कहते हैं कि सर यहाँ पर आर लेस देन एस है तो सही ना, आप कह रहे हैं आर लेस देन एस हो सकता है और यहाँ पर भी आर लेस देन एस है, तो आप इसको सही क्यों नहीं करेंगे? मैं इसको सही इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आर छोटा है एस से, मैं कह रहा हूं आर छोटा हो सकता है। वो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, जबकि कंक्लूजन में कही गई बात संभावना नहीं होती। कंक्लूजन में कही गई बात डेफिनेट एक कंक्लूजन होता है, उसके हिसाब से आर केवल और केवल ओनली एंड ओनली लेस देन एस है। आर एस से सिर्फ छोटा है, आर एस से बड़ा नहीं है, आर एस के बराबर नहीं है। जबकि हम क्या कह रहे हैं, आर बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, इसलिए इसकी कही गई बात गलत हो जाएगी। आप बात को समझ रहे हैं? वो डेफिनेट है, ये पॉसिबिलिटी है। अगर किसी डेफिनेट के को चेक करते समय हमें उसकी पॉसिबिलिटी मिल जाए तो डेफिनेट गलत हो जाता है, सीधी सी बात है ये। चलिए सेकंड देखें, ओ से जाना है जी में, तो ओ लेस देन इक्वल टू एल लेस देन इक्वल टू ई और ई बराबर है जी के। अब चूंकि ई और जी बराबर है, मैं दोनों में से एक को लूंगा, मैं जी को ही ले लेता हूं क्योंकि जी मेरे काम का है। कॉमन सिंबल क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू जी। यही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, चलिए अगला चेक करते हैं। ये भी एक इजी सा स्टेटमेंट दिया गया है, इसको बना लेते हैं। P ग्रेटर देन Q इज इक्वल टू R ग्रेटर देन इक्वल टू S। अब S बराबर है V के, V बड़ा और बराबर है U से, U छोटा और बराबर है T से। आ गए सारे एलिमेंट्स। अब देखिए V से R जाना है आपको, V से R जाने का रास्ता क्या है, ये रहा। V से R जाने का रास्ता ये रहा, बनाएं इसको। V इज इक्वल टू S और S इज लेस देन इक्वल टू R। V और S में दोनों बराबर है, मैं V ले लेता हूं, वही मेरे काम का है। V इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। तो देखो ये क्या कह रहा है, V बराबर है R के, गलत। ये क्या कह रहा है, V छोटा है R से, गलत। इसको और शॉर्ट में अगर आप समझना चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो कंक्लूजन आप डिराइव करके लाए हैं उसका सिंबल और क्वेश्चन में दिए गए कंक्लूजन का सिंबल बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। अगर सिमिलर है, डिट्टो है, तब तो कंक्लूजन क्वेश्चन वाला सही है। अगर सेम नहीं है तो क्वेश्चन वाला कंक्लूजन गलत है। बस आपको सही तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। अब क्योंकि अपने को आता है, अपन ने v इज लेस देन इक्वल टू r निकाला, तो इसलिए एक नंबर भी गलत हो गया और दो नंबर भी गलत हो गया, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर नहीं है। आप तो क्या कह रहे हैं भाई, V और R में दो रिलेशन हो सकते हैं सर, V या तो छोटा हो सकता है, V या तो बराबर हो सकता है। इंडिविजुअली देखें तो ये कह रहा है V सिर्फ बराबर है, इसलिए मैंने गलत कर दिया। सेकंड नंबर कह रहा है V सिर्फ छोटा है, इसलिए मैंने गलत कर दिया। दोनों गलत है, पर आप दोनों हो भी तो सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आती है, एक कंडीशन ऐसी होती है जिसको आइदर और की कंडीशन कहते हैं। उसकी तीन शर्तें हैं। पहली शर्त, एलिमेंट सेम होने चाहिए। जिन दो कंक्लूजन में आप कंपैरिजन कर रहे हैं उनके एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो देखो पहले में भी वी और आर में कंपैरिजन हो रहा है, दूसरे में भी वी और आर में कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि एलिमेंट तो सेम है। दूसरी शर्त क्या है, इंडिविजुअली बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। इंडिविजुअली दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। तो देखो आपके दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग है, आपने सॉल्व किए, इंडिविजुअली रॉन्ग आ गए। तीसरी शर्त क्या है, ऑल पॉसिबल रिलेशंस मस्ट बी फॉलोड। ऑल पॉसिबल रिलेशंस मस्ट बी फॉलोड, मतलब जितने भी पॉसिबल रिलेशन आपने डिराइव करे हैं वो क्वेश्चन में दिए गए कंक्लूजन में कहीं ना कहीं आने चाहिए। आपने दो कंक्लूजन ड्राइव करे हैं वी और आर के बीच में, या तो वी छोटा होगा या तो वी बराबर होगा। एक नंबर के अंदर हमें पता चल रहा है कि वी बराबर है, दो नंबर के अंदर हमें पता चल रहा है कि वी छोटा है, यानी तीसरी शर्त भी मेरी फॉलो हो रही है। एलिमेंट सेम, फॉलो। इंडिविजुअली रॉन्ग, फॉलो। ऑल पॉसिबल रिलेशन मस्ट बी फॉलोड, फॉलो। तीनों शर्तें अगर मेरी फॉलो हो रही हैं तो मेरा जवाब क्या हो जाएगा, आइदर और। ऑप्शन नंबर सी आइदर और मेरा इसका सही जवाब हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं जल्दी से।
अल्फाबेटिकल टेस्ट का क्वेश्चन है ये। इफ इन द वर्ड असेसमेंट ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय द अल्फाबेट फॉलोइंग इट एंड ईच वॉवल इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर of the English alphabetical series, then which of the following will be seventh from the right? Assessment word लिख लेते हैं ASSESSMENT। क्या करना है? Each consonant is replaced by the alphabet following। कॉन्सोनेंट के अंदर आपको लगाना है +1, फॉलोइंग उसका अगला वाला, यानी कॉन्सोनेंट में +1 और वॉवल में -1। तो वॉवल के लिए -1 कर दिया मैंने, कॉन्सोनेंट के लिए मैंने +1 कर दिया। वॉवल के लिए -1 कर दिया। ये लीजिए, देखें क्या सीरीज बन रही है। A-1 क्या? Z। S+1 क्या? T। E-1 क्या? D। फिर 2 S के बाद +1 करेंगे, T। M+1 क्या? N। E-1 क्या? D। N+1 क्या? O। T+1 क्या? U। ये आपकी नई सीरीज बन गई। क्या बन गई? Z TT D TT NDOU। अब बताना क्या है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेवेंथ फ्रॉम द राइट? राइट से सेवेंथ, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ये आपका दाएं से 7वां लेटर हो जाएगा। कौन सा? डी। ऑप्शन नंबर 4 मेरा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखें, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका चेक कर लेते हैं। ये एक शेड्यूल बेस्ड पजल है। 8 लोगों का अरेंजमेंट है इसके अंदर, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीनों के अंदर लोगों को आपको अरेंजमेंट करना है। चलिए इसको जल्दी से बना लेते हैं। ये इसका क्वेश्चन है, इसी शीट के ऊपर अपन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मंथ दे रखे हैं, जनवरी टू अगस्त। ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अब इन मंथ के अंदर डेज कितने हैं? डेज भी काम आते हैं अपने इसके अंदर। तो डेज को पता करने का तरीका सबसे इजी तो वो ये जो अपन ने बचपन में सीखा था। ऐसे अपन अपने नकल्स पे, इन बोन वाले पार्ट के ऊपर 31 काउंट करते हैं, सॉफ्ट वाले पार्ट पे 30 काउंट करते हैं। कुछ नया एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं है, जो आपको पता है पहले से उसी के ऊपर काउंट करो। जनवरी उभरा हुआ पार्ट है तो 31। फेब्रवरी हमें सबको पता है कि 28 ही होता है, तो अपन फेब्रवरी को 28 ही लेते हैं, 29 लेने की जरूरत नहीं है। आपको अगर अलग से मेंशन करा जाए तो 29 लो, अदरवाइज 28 ही रखो फेब्रवरी को। फिर वापस मार्च कितना आ गया? 31 आ गया। फिर अप्रैल कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। फिर मई कितना आ जाएगा? 31। फिर आ जाएगा जून 30, और जुलाई कितना आ गया? फिर 31, और अगस्त कितना आ गया? फिर अगेन 31। अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त दोनों साथ में आएंगे। जुलाई के बाद वापस स्टार्ट हो जाएगा अगस्त, तो वापस शुरू 31 का हो जाएगा। ठीक है, अब बनाना स्टार्ट करते हैं अपने जल्दी से। क्या क्या कह रहा है वो, उसको पढ़ते हैं और इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना शुरू करते हैं। यहाँ तक दे रखी थी इंफॉर्मेशन, डायरेक्शंस। सोना गोज इन द मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज। सोना जाती है ऑड नंबर ऑफ डेज में। तो देखो ऑड नंबर वाले सारे केसेस अपन बना लेते हैं। ऑड नंबर में कहाँ कहाँ जाएगी सोना? ये है ऑड नंबर। कहाँ से? जनवरी 31 का है, तो ये ऑड नंबर है। तो सोना एक तो यहाँ आ सकती है। फिर कहाँ आ सकती है? सोना मार्च में आ सकती है, क्योंकि वो भी 31 का है। मई में भी आ सकती है 31। जुलाई में भी आ सकती है 31। और लास्ट में देखो तो 31 अगस्त पे भी आ सकती है। एक बार इतने केस अपन लिखते हैं, फिर आगे देखते हैं। गीत गोज जस्ट आफ्टर 1 मंथ इन विच सोना गोज। गीत जाती है सोना के जस्ट बाद। अब 31 अगस्त, अगस्त में तो रख नहीं सकते सोना को, क्योंकि गीत उसके बाद जानी है। तो अगस्त के बाद तो अपने पास मंथ ही नहीं है, तो अपन 4 केसेस पे काम करेंगे। गीत जाएगी सोना के जस्ट बाद, तो सोना यहाँ, गीत यहाँ, गीत की जगह यहाँ इस केस में,
इधर यहाँ गीत और इधर यहाँ गीत, ये आपके 4 केसेस बन रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 पर्सन गोज बिटवीन मोनू एंड सोना। मोनू और सोना के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा मोनू। इसमें देखें तो 1 2 3 मोनू जुलाई में। इसमें देखें तो नीचे तो आ नहीं सकता, 1 2 3 ऊपर आएगा, ऊपर चला जाएगा तो जनवरी में चला जाएगा मोनू, ये लीजिए। इधर देखें तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा मोनू। चारों केसेस साथ में चल रहे हैं अपने। Luna goes in the month which has even number of days but not in February. रूना जाती है इवन नंबर में पर फरवरी में नहीं। तो इवन नंबर क्या है, या तो ये है या तो ये है। 2 केस आ गए इस एक केस के अंदर, है ना। इसमें देखें तो इवन नंबर में फरवरी छोड़ दो, यहाँ भी छोड़ दो, तो इसके अंदर तो रूना की एक ही जगह आ रही है, तो रूना फिक्स हो गई यहाँ पे, क्योंकि फरवरी भी नहीं लेना है और कोई इवन बचा ही नहीं है, तो यहाँ आ गया। इस केस में देखें तो रूना या तो यहाँ है या तो यहाँ है, ये तो केस के अंदर केस बन गए, देखो कितने सारे। इसमें देखें तो या तो रूना यहाँ है या तो रूना यहाँ है, तो ये तो बहुत सारे केस बन गए। आगे पढ़ लेते हैं, पहले केस एलिमिनेट हो जाएंगे। 2 पर्सन goes between Kim and Ram. Ram who does not go in the month which have odd number of days. और राम डज नॉट गो इन द फेब्रुअरी, और पारो डज नॉट गो आफ्टर किम। तो देखो ये 2 3 लाइनें ही हैं, इन दोनों तीनों लाइनों को अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब अपन केसेस के ऊपर बात करते हैं। 2 पर्सन गोज बिटवीन किम एंड राम, और राम जो कि ऑड नंबर ऑफ डेज में नहीं जाता है, यानी राम कहाँ जाएगा, इवन नंबर में जाएगा। राम कहाँ जाएगा, इवन नंबर के अंदर जाएगा। और 2 लोग हैं राम और किम के बीच में, तो देखो अगर मैं इस केस की बात करूं तो राम जाएगा इवन नंबर में। तो इवन नंबर का कौन सा बचा, या तो जून बचा या तो अप्रैल बचा। और इसमें भी केसेस बन जाएंगे, तो एक बार तो अपन कम से कम केस वाला काम करते हैं। रूना को हटा दो, क्योंकि रूना रूना के 2 2 केसेस बन रहे हैं इसके अंदर, है ना। जिसमें एक केस है रूना का, उसमें स्टार्ट करते हैं। एक बार अपन इसके अंदर स्टार्ट करते हैं, अगर ये बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, केस कम हो जाएंगे अपने पास। राम जाता है इवन नंबर पे, और राम और किम के बीच में 2 का गैप है, तो देखो राम कहाँ जा सकता है, राम जा सकता है यहाँ पर, है ना। और राम और किम के बीच में 2 का गैप है, तो राम यहाँ, तो 2 का गैप करके किम यहाँ, ये हो गया, है ना। अब या तो ये केस अभी बन जाएगा, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, यही केस अपना फाइनल होगा, नहीं तो ये केस एलिमिनेट हो जाएगा, फिर अपन बाकी और केसेस लेकर काम कर सकते हैं। राम डज नॉट गो इन फेब्रुअरी, अच्छा राम फेब्रुअरी में जाएगा ही नहीं, यानी ये केस तो टोटली एलिमिनेट हो गया। राम को छोड़ दीजिए, राम फेब्रुअरी में नहीं जाएगा। अब अपन इस केस के अंदर काम करते हैं कि राम को अगर हम यहाँ रखें तो क्या होगा। अब राम अगर यहाँ आया तो 1 और 2 छोड़ के किम यहाँ तो आ नहीं सकती, 1 और 2 छोड़ के किम आ जाएगा टॉप पे। ये केस अपन काम ले रहे हैं, किम यहाँ आ गया। इस केस में अगर देखूं तो राम अगर यहाँ है तो 1 और 2 छोड़ के किम यहाँ है ना। और राम अगर यहाँ है तो 1 और 2 छोड़ के किम यहाँ है, तो ये तो ऑल केसेस पे केसेस बनते जा रहे हैं। पारो डज नॉट गो आफ्टर किम, पारो किम के बाद नहीं जाती है। तो पारो अगर किम के बाद नहीं जाती है तो पारो तो किम से पहले जाएगी। राम डज नॉट गो इन फेब्रुअरी, राम फेब्रुअरी में नहीं जाता है, तो अपन ने राम को अप्रैल में रखा है। और पारो डज नॉट गो आफ्टर किम, राम और किम के अंदर 2 का गैप अपन ने रखा। राम और किम में 2 का गैप अगर अपन ने रखा तो 1 और 2 छोड़ के किम ऊपर चली गई। और इधर देखें तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ तो आ नहीं सकती। अब किम के नीचे नहीं आएगी तो फिर राम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। राम यहाँ से कैंसिल हो गया, ये वाला केस भी कैंसिल हो गया, क्योंकि किम के नीचे नहीं रखनी है अपने को पारो को, तो फिर ये गया। अब किम के ऊपर रखेंगे पारो को, तो देखो ये केस बन रहा है अपने पास। इस केस के ऊपर अगर अपन बात करें तो इस केस में क्या क्या होगा। रूना गोज इन द वन विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज बट नॉट इन फेब्रुअरी, यहाँ पर रूना जाती है इवन नंबर पर फेब्रुअरी में नहीं। तो यहाँ पर इवन नंबर अब बच कौन सा रहा है, 30 जून बच रहा है, तो रूना यहाँ आ जाएगी, रूना की जगह हो गई है फिक्स। और देखें, शुरू से देखें क्या क्या पॉइंट अपन ने ले लिए, कौन कौन से पॉइंट बच रहे हैं। सोना गोज इन द मंथ विच इज ऑड नंबर ऑफ डेज, तो सोना ऑड नंबर जनवरी 31 करेक्ट है। गीत गोज जस्ट आफ्टर द मंथ सोना गोज, ठीक है, गीत सोना के जस्ट बाद है, क्लियर है। तो अपन जो केस हट गए ना, काम के नहीं है, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, ये केसेस हटा देते हैं ये लोग।
इन केसेस को अपन मिटा ही देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होगा वरना आप लोगों को। 3% गोज बिटवीन मोनू एंड सोना, मोनू और सोना के बीच में 3 लोग हैं, बिल्कुल करेक्ट है। रूना गोज इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज बट नॉट इन फेब्रुवरी, रूना इवन नंबर, फेब्रुवरी में नहीं, करेक्ट है, जून में गई है। और 2% गो बिटवीन किम एंड राम, किम और राम के बीच में 2% है, बिल्कुल करेक्ट है। और हु डज नॉट गो, राम डज नॉट गो इन द मंथ विच हैव ऑड नंबर ऑफ डेज, तो राम इवन नंबर में है, बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन। राम डज नॉट गो इन फेब्रुवरी, बिल्कुल करेक्ट है। और पारो डज नॉट गो आफ्टर किम, पारो किम के बाद नहीं जाती है, तो पारो यहाँ नहीं आएगी, तो पारो आ जाएगी यहाँ पर। पारो अगर यहाँ पर आ जाएगा तो एक जो आखिरी व्यक्ति बच रहा है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बचा हुआ हैरी। तो ये लीजिए आपका अरेंजमेंट ही कंप्लीट हो गया, ये हो गया हैरी। 4 केसेस आए थे अपने पास, 4 केसेस से पहले अपन ने एलिमिनेट किया एक केस, फिर बाद में 2 और केस एलिमिनेट हुए और ये अपना फाइनल अरेंजमेंट बन गया। ये क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं था, बस केसेस इसमें थोड़े से ज्यादा बन रहे थे। हमेशा ऐसा ही होता है, देखना ध्यान से, जब आप पेपर दोगे ना, 1-2 पेपर मॉक टेस्ट आप दोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको कराऊंगा, तो आपको यही चीजें समझ में आएंगी कि क्वेश्चन पेपर जो आपके पास आएगा उसमें क्वेश्चन का पैटर्न इसी तरह होता है। अगर पजल आ रही है 3, तो एक पजल थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, केसेस वाली हो जाएगी, जैसा ये है। उसके अलावा अगर कोई पजल या सिटिंग आएंगे तो वो थोड़े इजी होंगे, मॉडरेट होंगे या इजी ही होंगे। सारी की सारी डिफिकल्ट पजल नहीं आती है क्लर्क के पेपर में, हमेशा ध्यान रखना। हु गोज इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च में कौन जाता है, पारो। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया। नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी पर्सन गो ऑन हॉलीडे बिफोर राम, राम से पहले कितने लोग हॉलीडे पर जाते हैं, तो राम ये रहा, राम से पहले 3 लोग जाते हैं, ये रहा ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया। चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो ये क्या है, 8 लोगों का अरेंजमेंट है, 4 स्टोरी बिल्डिंग है, फ्लोर और फ्लैट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछले 2-3 सालों में ही इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं। क्लर्क लेवल में भी आ गए हैं, क्लर्क में लेवल इजी आता है, इवन ये पीओ लेवल में भी आ गए हैं। एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस में भी फ्लैट और फ्लोर के क्वेश्चन आ चुके हैं। उनके अंदर इसके साथ वेरिएबल भी जुड़ जाता है, या फ्लैट और फ्लोर दोनों ही ज्यादा हो जाते हैं, 5 फ्लोर 3 फ्लैट, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। वो कस में पीओ में, ये क्लर्क है तो क्लर्क में फ्लैट और फ्लोर अगर आएगा तो 4 फ्लोर और 2 फ्लैट, इस तरह का ही आएगा। इसको अपन जल्दी से बना लेते हैं। अरेंजमेंट कैसे होता है इसका, देखिए ध्यान से। यहां बनाएंगे अपन फ्लोर, यहां बनाएंगे अपन फ्लैट, 2 फ्लैट हैं हमारे पास, और फ्लोर कितने हैं, 5 फ्लोर हैं, 1 2 3 4 और 5। फ्लैट कौन कौन से हैं, फ्लैट 1 है और फ्लैट 2 है। बस ये चीज ध्यान रखना कि फ्लैट 1 इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। फ्लैट 1 जो है ये फ्लैट 2 के वेस्ट में है, ये है वेस्ट दिशा, तो फ्लैट 1 इस तरह होगा। ये चीजें कई बार कंफ्यूज कर देती है बच्चों को, ये देखते नहीं है, बनाना स्टार्ट कर देते हैं कई बार, इसके अलावा कोई और भी तरीका दिया हुआ होता है। फ्लैट 2 लेफ्ट में है, फ्लैट 1 राइट में है, ऐसा भी हो जाता है कई बार, तो इसको बड़ा ध्यान से आप लोगों को बनाना होता है। चलिए, 5 फ्लोर है, कितने फ्लोर है अपने पास, अपने पास है सिर्फ 4 फ्लोर है अपने पास, 5 नहीं है। ये गलती भी ना करें आप लोग, सिर्फ अपने पास 4 ही फ्लोर है। 1 नंबर फ्लोर, 2 नंबर फ्लोर, 3 नंबर फ्लोर और 4 नंबर फ्लोर। चलिए पढ़ते हैं इसको और जल्दी से। ये क्वेश्चन फ्लैट और फ्लोर का है। फ्लैट और फ्लोर के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, पर ज्यादातर ये लेवल के क्वेश्चन पीओ के पेपर में आते हैं, पीओ मेंस में भी आए हुए हैं। यहाँ पर क्लर्क में आया है, एसबीआई क्लर्क में, तो अपन इसको मान सकते हैं कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। इसकी अप्रोच थोड़ी सी अलग होती है, मैं आप लोगों को वो अप्रोच बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये टाइप का क्वेश्चन, फ्लैट और फ्लोर का क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, तो अपन लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 4 फ्लोर है और 2 फ्लैट है। एक नई स्लाइड के अंदर मैं स्टार्ट करूंगा। 4 तो फ्लोर है अपने पास, तो फ्लोर का एक कॉलम बना लेते हैं और फ्लैट के 2 कॉलम बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 फ्लैट है। एक चीज यहाँ देखने वाली होती है कि फ्लैट का अरेंजमेंट किस तरह है। जैसे यहाँ साफ दिया हुआ है, फ्लैट 1 इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। फ्लैट 1 जो है ये फ्लैट 2 के वेस्ट में है, फ्लैट 2 के पश्चिम में है, ईस्ट, और ये होती है वेस्ट दिशा। तो वेस्ट दिशा के अंदर है। कई बार ये थोड़ा अलग हो जाता है, फ्लैट 1 राइट साइड में हो जाता है, फ्लैट 2 लेफ्ट साइड में हो जाता है, तो इसको पहले ध्यान से पढ़ लें। कई बार स्टूडेंट्स में गलती कर जाते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर पता पड़ता है कि अब तो फ्लैट का अरेंजमेंट ही गलत कर दिया है।
तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए आप इसको पहले से एक बार ध्यान से पढ़ लें। फ्लैट 1 इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2। 4 फ्लोर है अपने पास, 1 2 3 और 4। फ्लोर नंबर 1, उसके ऊपर फ्लोर नंबर 2, देन फ्लोर नंबर 3 और फ्लोर नंबर 4 बना देते हैं इसको। इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है उसके ऊपर बात करते हैं। Q lives in an odd numbered floor but not on floor number 1। Q रहता है odd number floor पर एक पर नहीं। एक को छोड़ के odd number कौन सा है हमारे पास? सिर्फ 3। तो हम 3 नंबर के दोनों फ्लैट में Q को रख देते हैं। आगे पढ़े। बोथ आर एंड बी लिव इन द सेम फ्लैट नंबर। आर और बी दोनों सेम फ्लैट नंबर पे रहते हैं, तो हमें नहीं पता 4 नंबर फ्लोर है कि 2 नंबर फ्लोर है कि 1 नंबर फ्लोर है। आगे बढ़ जाइए। आर एंड ए लिव्स ऑन द सेम फ्लोर। आर और ए सेम फ्लोर में रहते हैं, ठीक है। अभी हम इससे भी नहीं बता सकते कि आर और ए सेम फ्लोर पे रहते हैं, तो वो कौन सा फ्लोर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बी डज नॉट लिव इन फ्लैट नंबर 2। बी नहीं रहता है फ्लैट नंबर 2 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे हम इस बात का। देयर इज अ गैप बिटवीन देर इज अ गैप ऑफ 1 फ्लोर बिटवीन Q एंड S। Q और S के बीच में एक फ्लोर का गैप है, तो एक फ्लोर का गैप है, यानी कि S कहाँ आएगा? या तो इधर या तो इधर। फ्लैट का अभी हमें नहीं पता है, क्योंकि Q के फ्लैट का नहीं पता है, S के फ्लैट का भी नहीं पता है, तो अपन दोनों फ्लैट के अंदर दे देते हैं। Q एंड S डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लैट। Q और S सेम फ्लैट में नहीं रहते हैं, ये चीज क्लियर है। अगर Q रहेगा 1 नंबर में तो S रहेगा 2 नंबर में, और अगर Q 2 नंबर में तो S 1 नंबर में। बीच में 1 का गैप है, ये हमें मालूम है। R lives 3 फ्लोर्स अबव B। R रहता है 3 फ्लोर ऊपर B से। R रहता है 3 फ्लोर ऊपर B से। तो देखो, B से ऊपर आएगा, तो अगर B यहाँ आया तो R यहाँ या यहाँ आ सकता है। इसी तरह अगर B इसमें आया तो R ऊपर वाले किसी भी फ्लैट में होगा, पर गैप इतना ही होगा। 3 फ्लोर ऊपर, 1 फ्लोर ऊपर यानी 2 नंबर फ्लोर पे, 2 फ्लोर ऊपर यानी 3 नंबर फ्लोर पे, 3 फ्लोर ऊपर यानी 4 नंबर फ्लोर पे। तो ये आप गैप मेंटेन करना समझ जाए अच्छे से। दोबारा देखते हैं। बोथ आर एंड बी लिव इन द सेम फ्लैट। आर और बी दोनों सेम फ्लैट में रहते हैं। अगर आर 1 नंबर पे तो बी भी 1 नंबर पे, आर 2 नंबर पे तो बी भी 2 नंबर पे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बी 2 नंबर फ्लैट पे नहीं रहता है। बी डज नॉट लिव इन फ्लैट नंबर 2। बी 2 नंबर फ्लैट पे नहीं रहता है। देखो इससे कितना क्लियर होगा। बी अगर यहां से हटेगा तो बी यहां आ जाएगा, एस यहां से हट जाएगा, है ना। अगर बी यहां आ गया तो आर और बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है? बोथ आर एंड बी लिव्स इन द सेम फ्लैट नंबर। तो दैट मीन्स आर यहां से हट जाएगा, आर और बी एक ही फ्लैट पे है। तो देखो कितना इजी हो गया। आर यहां से हट गया, एस यहां से हट गया और बी यहां से हट गया। कितना क्लियर हो गया ये। बी को बीच में लिख देते हैं, हो गया। कितने सारे लोग अपने अरेंज हो गए एक जैसे, है ना। Q एंड S डू नॉट लिव इन द सेम फ्लैट। Q और S सेम फ्लैट में नहीं रहते, तो Q यहां से हट जाएगा, क्योंकि S तो कंफर्म पता पड़ गया है अपने को। S 2 नंबर फ्लैट में रहता है, तो Q की कंफर्म पोजीशन क्या आ गई? 1 नंबर फ्लैट, 3 नंबर फ्लोर। R और A के बारे में बताया गया है कि R एंड A लिव्स इन द सेम फ्लोर। R और A सेम फ्लोर पे रहते हैं, तो एक ही जगह भी फाइनल हो गई, क्योंकि एक ही जगह, एक ही फ्लैट बची है 4 नंबर फ्लोर पे। तो C lives immediately below D on the same flat। C D के नीचे, इमीडिएट नीचे रहता है सेम फ्लैट में। तो सेम फ्लैट में तो यही 2 जगह बची हैं। C रहता है D के नीचे, तो ये जगह आ गई आपके पास, और एक कौन बच रहा है? P बच रहा है, वो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये रहा आपका फ्लैट और फ्लोर का क्वेश्चन। बहुत ही आसान तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को बना लिया। इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इन फ्लैट नंबर 2 फ्लोर नंबर 4। फ्लैट नंबर 2 फ्लोर नंबर 4 रहता है ए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन आर एंड पी। आर और पी के बीच में कितने फ्लोर हैं? बीच में एक फ्लोर है। आर चौथे नंबर फ्लोर पे रहता है, पी दूसरे नंबर फ्लोर पे रहता है, बीच में एक फ्लोर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बीच में एक फ्लोर है। चलिए। Four of the following are alike in a certain way and hence form a group. Which among the following does not belong to that group? इन 5 में से 4 किसी एक तरीके से समान है, एक अलग है। तो कौन सा अलग है वो आपको पहचानना है। आमतौर पे ऑड और इवन का फॉर्मूला इसके अंदर लग जाता है। अपन चेक कर लेते हैं। आर एस क्यू पी बी हमारे पास कौन कौन है? आर एस क्यू पी
बी। तो आप ध्यान से देखो, आर जो है वो एक नंबर फ्लैट पे रहता है, क्यू जो है वो एक नंबर फ्लैट पे रहता है, पी एक नंबर फ्लैट में रहता है, बी एक नंबर फ्लैट में रहता है, जबकि एस जो है वो दो नंबर फ्लैट में रहता है। तो बाकी चारों इवन नंबर फ्लैट या फिर सिमिलर फ्लैट में रहते हैं, और जबकि एक एस जो है वो ऑड नंबर फ्लैट या अलग फ्लैट में रहता है, इसलिए वो एक कौन हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट देखें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है अगेन सर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट का आ गया है। आपको पता नहीं है कितने लोग इस लाइन अरेंजमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, इसको अपने बनाते हैं। आसान सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, एक नई स्लाइड के अंदर मैं बना लेता हूँ। मैं अलग अलग केसेस लेकर चलने पड़ सकते हैं, इसलिए मैं दो तीन लाइनें बना लेता हूँ, काम आ जाएंगी दो तीन लाइनें। सेट ये जो अनसर्टेन का अरेंजमेंट होता है, इसको आप ट्राई किया करिए कि सिमिलर यानी एक ही डायग्राम के अंदर ना बनाए, अलग अलग डायग्राम बनाने पड़े आपको तो वो बना लें, क्योंकि एक ही डायग्राम में अगर अपन बनाते हैं तो वो कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, अलग अलग डायग्राम में अपन लोग बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। linear row facing north, ठीक है। U sits third from one of the extreme ends but not adjacent to S. Four person sit between A and B. दो लोग बैठे हैं B और E के बीच में, दो से ज्यादा लोग हैं B और P के बीच में। Y बैठा है immediate left A के। Y sits fifth from one of the extreme end. R sits third from one of the extreme end. तो कई सारी चीजें अपने को मिल गई हैं। U sits third from one of the extreme end और R sits third from one of the extreme end। तो दोनों के बारे में अगर इंफॉर्मेशन अपने पास है तो देखो, U सिट्स थर्ड और R सिट्स थर्ड, तो एक में R को यहां बिठा देते हैं और एक में R को यहां बिठा देते हैं। ठीक है, R सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ये हो गया। और U भी वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड थर्ड है, तो वो कहाँ आ जाएगा, वो दूसरी तरफ आ जाएगा। ये लीजिए, एक दो और तीन, इस केस में U यहां आ गया, इस केस में एक दो तीन U यहां आ गया। करेक्ट है, दो दो केसेस चलेंगे साथ में। Y sits fifth from one of the extreme end और Y 9% सिट बिटवीन Y एंड R। Y और R के बीच में 9 लोग हैं और Y एक एंड से पांचवें नंबर पर है। Y और R के बीच में 9 लोग हैं, तो देखो U के बाद एक और एक, ये हो गया Y। ठीक है, इस एंड से पांचवें नंबर पे आ गया और Y और R के बीच में 9 लोग हैं। हम Y को इधर नहीं कर सकते थे, क्योंकि Y को इधर करते तो एक और दो, यहाँ Y आ जाता, तो Y और R के बीच में 9 लोग नहीं हो सकते थे। दैट मीन्स दूसरी तरफ ही होगा। अब Y और R के बीच में क्योंकि हमें बताए हुए हैं 9 लोग, 9% सिट बिटवीन Y एंड R, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और नौ, ये लो। आपको इस दो तीन लोगों के बैठाने से ही ये पता चल गया है कि इस अरेंजमेंट में कितने लोग बैठे हुए हैं। तो हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है ये तो अभी सॉल्व हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, गिन लीजिए कितने लोग बैठे हुए हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 और 17, 17 लोग हमारे इस अरेंजमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही सॉल्व हो गया। आपको यहीं पर नहीं रुकना है, आगे भी पढ़ना है, आगे भी सॉल्व करना है, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होता कॉम्प्रिहेंशन में, तीन या चार या पांच क्वेश्चन का सेट होता है ये, तो अपन आगे इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी देख लेते हैं। वाई बैठा है पांचवें नंबर पर फॉर वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, और वाई और आर के बीच में 9 लोग हैं, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और 9। ठीक है, वाई के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और मुझे दिख रही है, वाई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। वाई बैठा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के इमीडिएट लेफ्ट में, तो ए यहां पर इस केस में, और इस केस में ए यहां पर। सही जा रहे हैं अपन, आगे पढ़े। अब देखो, जो जो लोग मिलते जा रहे हैं ना, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पकड़ते रहो और आगे सॉल्व करते रहो। क्या बोल रहा है ये, 4 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। चार लोग बैठे हैं ए और बी के बीच में, तो दाई तरफ तो बी हो नहीं सकता, एक दो तीन और चार, तो यहां आ गया बी। इधर देखे तो देखो, इधर दो केस बन जाएंगे, एक दो तीन और चार, यहां भी बी आ सकता है, या फिर ए अगर यहां है एक दो तीन और चार, तो यहां भी बी आ सकता है। ये लीजिए, तीन केस आ गए, दो केस चल रहे थे अपने, तीन केस आ गए।
और की जरूरत पड़ी तो मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन बना रखी है, उसके अंदर बना दूंगा, वरना इन्हीं में केस लेने की आगे चलने की कोशिश करते हैं। अब बी भी मिल गया। अब दो पर्सन बैठे हैं बी और ई के बीच में, दो लोग बैठे हैं बी और ई के बीच में, तो देखो एक और दो, ई यहां भी हो सकता है, या फिर एक और केस आ जाए, एक और दो ई यहां भी हो सकता है। देखो कितने केसेस आ गए। क्वेश्चन ये दिख आसान रहा है पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना। इस केस में देखूं तो एक और दो ई यहां आ गया, इस केस में देखूं तो एक और दो ई यहां भी आ सकता है, और एक और केस बन जाएगा, वो क्या होगा, बी यहां पर, एक और दो छोड़कर ई यहां पर। इतने केस कभी भी एक साथ लेकर आपको नहीं चलने हैं, चाहे आपको दोबारा बनाना पड़ जाए। पर अभी इनिशियल लेवल पे जब आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की नहीं हो गई है, आप इतने सारे केस एक साथ लेकर मत चलिए, ठीक है। जब अपन 5-6 महीने की तैयारी कर चुके होते हैं, अपने को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होते हैं और प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो चुकी होती है, तब अपन एक केस में पांच छह केस लेकर अगर जरूरत पड़ी तो चल चल सकते हैं, पर अभी फिलहाल के लिए नहीं। अभी आप इनिशियल स्टेज पे अगर हैं तो आप 2 या 3 मैक्सिमम केस लेकर चलें, इन्हीं के ऊपर अपन काम करते हैं। देखो ई आ गया अपने पास, एस सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट, ई नहीं है, ई आ गया ना, हाँ ई आ गया। एस सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में 1 2 3 और 4 यहाँ आ गया एस, और इधर देखें तो 1 2 3 और 4 यहाँ आ गया एस, करेक्ट है। अच्छा इस केस में देखें तो 1 2 3 इधर एस हो ही नहीं सकता, ई के लेफ्ट में चौथा, तो ये केस क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। मिटाते चलो केस को, वरना कंफ्यूजन बढ़ेगा। ये केस एलिमिनेट हो गया, 4 केस से 3 केस हो गए, है ना। इस केस में देखें तो 1 2 3 और 4 ऐसे यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 4 केस हैं अभी भी अपने, 3 केस हैं अभी भी अपने पास, ये लीजिए 3 केसेस के ऊपर अपन काम कर रहे हैं एक साथ। P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, P बैठा है S के दाएं तीसरा, तो 1 2 और 3, ये कौन आ गया, P आ गया। 1 2 और 3, ये कौन आ गया, P आ गया। इधर देखें तो 1 2 3 ये आ गया, करेक्ट है। अब देखो जितने लोगों के बारे में मुझे कहा गया था वो तो सारे आ गए, पर 3 3 केस हो तो सकते नहीं है, है ना। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी इसके अंदर, तो अपन इसको चेक कर लेते हैं कि क्या गड़बड़ है इसके अंदर। दोबारा एक बार पढ़ के, यू बैठा है थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड बट नॉट एडजेसेंट टू एस, यू एस के पास नहीं होना चाहिए, किसी एक एंड से तीसरे नंबर पे होना चाहिए, तो ये तो हर केस में एस से दूर है और तीसरे नंबर पर ही है, ठीक है, ये सही है। ए और बी के बीच में 4 लोग होने चाहिए, ए और बी के बीच में 4 लोग हैं हर केस के अंदर, करेक्ट है। 2 लोग होने चाहिए बी और ई के बीच में, हर केस में बी और ई के बीच में 2 लोग ही हैं, यहाँ तक भी सही चल रहा है। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड पी, बी और पी के बीच में 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, इस केस के अंदर केवल एक व्यक्ति है इसलिए ये केस एलिमिनेट, इस केस के अंदर केवल एक व्यक्ति है इसलिए ये केस एलिमिनेट। देखो कितनी आसानी से हमने केसेस को एलिमिनेट कर दिया, है ना। बी और पी के बीच में 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, जबकि 2 केसेस जो हमने बनाए उसमें बी और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति आ रहा है, लास्ट में हमारे पास क्या बचा, एक ही केस बचा, यानी कि यही हमारा बिल्कुल कंफर्म केस है और इसी से अपना जवाब अपने को मिलेगा। बाकी सब तो हमने बना ही लिया था, यानी ये अपना बिल्कुल सही जवाब हो गया। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो, ये तो हम कर चुके हैं, 17 लोग हैं इस पर रो के अंदर। वॉट इज द पोजिशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के संदर्भ में बी की पोजीशन क्या है, तो वाई के लेफ्ट में 1 2 3 4, फोर्थ लेफ्ट, वाई के संदर्भ में फोर्थ टू द लेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखें, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन आर एंड ए, आर और ए के बीच में कितने लोग हैं, आर और ए के बीच में अपन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लोग, आर और ए के बीच में 10 लोग हैं, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़े। चलिए सिलोगिज्म के क्वेश्चन है ये, सिलोगिज्म आसान सा टॉपिक है और क्लर्क लेवल में क्वेश्चन भी इजी आते हैं, बना लेते हैं इसको जल्दी से। सम क्रिकेट आर फुटबॉल, तो कुछ क्रिकेट फुटबॉल हैं, ओनली अ फ्यू फुटबॉल आर बॉल, केवल कुछ फुटबॉल बॉल हैं,
ओनली अ फ्यू, सम और सम नॉट का मिक्सचर होता है, तो सम फुटबॉल आर बॉल और रिमेनिंग फुटबॉल आर नॉट बॉल। ये लीजिए, सम फुटबॉल आर बॉल और रिमेनिंग फुटबॉल आर नॉट बॉल। नो बॉल इज अ बैट, कोई भी बॉल बैट नहीं है, तो ये लीजिए कोई भी बॉल बैट नहीं है। क्लियर हो गया, है ना? डायग्राम बन गया, आप कंक्लूजन चेक करें। सम फुटबॉल इज नॉट बॉल, कुछ फुटबॉल बॉल नहीं है, तो ये तो डायग्राम से ही क्लियर हो रहा है। और ये जो ओनली ए फ्यू अपने आप में कीवर्ड है, इसी से हमें पता चलता है कि ओनली ए फ्यू दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो होता है सम और एक होता है सम नॉट। इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, ये इन्हीं दोनों से मिलकर बना होता है, सम और सम नॉट। तो सम वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला, और सम नॉट वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला। तो सम फुटबॉल इज नॉट बॉल, ये तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वन, कंक्लूजन नंबर वन तो बिल्कुल सही है। ऑल बैट कैन बी क्रिकेट, सारे के सारे बैट क्रिकेट हो सकते हैं क्या? अब आप ध्यान से देखो, बैट का बॉल के साथ अपने को रिलेशन दिया हुआ है कि बैट बॉल के साथ नहीं मिल सकता। बैट और क्रिकेट का हमें हमें स्टेटमेंट में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा। अगर किसी दो एंटिटी के बीच में हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ होता है, तो हम अपने हिसाब से कोई भी पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। बैट अगर चाहे तो फुटबॉल के बचे हुए हिस्से जो बॉल के साथ मिक्स नहीं है उसमें भी जा सकता है, और क्रिकेट के अंदर भी जा सकता है। तो पूरा क्रिकेट के अंदर चाहे तो भी जा सकता है, फुटबॉल क्रिकेट में जो कॉमन पार्ट है वहां भी रह सकता है, और फुटबॉल का जो बॉल से बचा हुआ पार्ट है वहां भी रह सकता है। तो बैट, सब सारे के सारे बैट अगर चाहें तो क्रिकेट में जा सकते हैं, इस बात की संभावना है। कैन बी का मतलब यही होता है कि संभावना आप चेक करें। दोनों सही है, मेरा जवाब क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलोगिज्म ही है और ये भी इजी सा सिलोगिज्म लग रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। ओनली ए फ्यू ग्रेप्स आर चेरी, केवल कुछ ग्रेप्स जो हैं वो चेरी है। तो ये है सम ग्रेप्स आर चेरी और रिमेनिंग ग्रेप्स आर नॉट चेरी। These some grapes are cherry, remaining grapes are not cherry। ठीक है, सम चेरी आर बनाना, कुछ चेरी बनाना है, तो ये लीजिए कुछ चेरी बनाना आ गया। और नो बनाना इज एप्पल, नो बनाना इज एप्पल। डायग्राम देख लीजिए, बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए आपका और मेरा डायग्राम। चेक करें, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, डेफिनेट स्टेटमेंट है, डेफिनेट पॉजिटिव है। ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, सारे के सारे ग्रेप्स क्या हैं, एप्पल हैं। क्या आपको सभी ग्रेप्स एप्पल दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मुझे सभी ग्रेप्स एप्पल नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे कोई पॉसिबिलिटी यहाँ चेक नहीं करनी है। मैंने आपको बताया है पहले भी, सम और ऑल में हमें कोई पॉसिबिलिटी चेक नहीं करनी होती है, क्योंकि ये डेफिनेट पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं। कंक्लूजन में अगर आपके पास सम आ रहा है या ऑल आ रहा है, तो आप कोई पॉसिबिलिटी चेक मत करिए, जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है उसके अनुसार आप जवाब दीजिए। क्या आपको सभी ग्रेप्स एप्पल के अंदर दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे, आप रॉन्ग कर दीजिए। ये कब होगा, जब सिर्फ सम या ऑल आपके पास आया होगा, इसके अलावा कोई भी वर्ड आ जाए आपके पास, कोई भी, नो, नॉट, नेवर, कैन बी, कुड बी, शुड बी, वुड बी, सेल्डम, पॉसिबिलिटी, कुछ भी आ जाए, आप सब में संभावना चेक करेंगे, बस सम और ऑल में आप संभावना चेक नहीं करेंगे। सेकंड देखते हैं, सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल। तो देखो, सम के साथ नॉट आ गया, नॉट यानी कि नेगेटिव आ गया, नेगेटिव यानी कि हम संभावना चेक करेंगे। वो कह रहा है सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल। अब जब सम नॉट आ जाए तो उसको दो तरीके से चेक करते हैं, या तो सीधा सीधा डायग्राम के अंदर आप चेक कर लो, डायग्राम में अगर आपको मिल रहा है तो, और नहीं तो आपको सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री ऑल, उसकी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। क्या चेक करना पड़ेगा, ऑल ग्रेप्स कैन बी एप्पल, कैन बी एप्पल। पहले तो ये देखो कि डायग्राम से देखकर चेक हो रहा है क्या। सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल, ग्रेप्स और एप्पल का कोई डायरेक्ट रिलेशन तो दे नहीं रखा, डायग्राम में भी हमें कुछ नहीं दिख रहा आपस में मिलता हुआ। ग्रेप्स का चेरी के साथ है सम और सम नॉट का रिलेशन, फिर चेरी का बनाना के साथ है, बनाना का एप्पल के साथ नो का रिलेशन है। तो डायग्राम से देख के तो हमें नहीं पता चल रहा कि सारे ग्रेप्स एप्पल, सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल का कुछ पॉसिबिलिटी हो रही है या नहीं। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से चेक करेंगे, सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ऑल।
तो ऑल की पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि अगर एक सही है तो दूसरा गलत है। यानी अगर हमने ऑल ग्रेप्स कैन बी एप्पल को सही प्रूफ कर दिया तो सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हमने ऑल ग्रेप्स कैन बी एप्पल को गलत प्रूफ कर दिया तो सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही होता है, एक दूसरे के पूरक। आप एक को सही करेंगे दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरे को सही करेंगे पहला गलत हो जाएगा, है ना। अगर ऑल ग्रेप्स कैन बी एप्पल हो रहे हैं तो चेक करिए कि सारे के सारे ग्रेप्स एप्पल के अंदर आ सकते हैं क्या। आप देखो, इमेजिन करो, आप चाहो तो इसका एक पॉसिबल डायग्राम भी बना सकते हो। सारे के सारे ग्रेप्स अगर चेरी के अंदर आ जाए तो देखो, एप्पल बहुत बड़ा हो, मान लो एप्पल बड़ा सारा है, उस ग्रेप्स उसके अंदर आ गए, चेरी भी उसके अंदर आ गया, चेरी का थोड़ा सा पार्ट बाहर निकला और वो बनाना के साथ मिला हुआ है, बनाना का एप्पल के साथ नो का रिलेशन है। ये पॉसिबल है क्या, मैं आपको एक डायग्राम बनाकर बता दूं। ये एक पॉसिबल डायग्राम है, ध्यान रखना, है ना। पॉसिबल डायग्राम होता है, ओरिजिनल डायग्राम तो आपका जो है वही आपने बनाया है। ये मान लीजिए एप्पल बहुत बड़ा होता, उसके अंदर ये ग्रेप्स होता और उसके अंदर ये चेरी होता और ये बनाना है, और बनाना का तो एप्पल के साथ नो का रिलेशन है, ग्रेप्स का चेरी के साथ सम और सम नॉट का रिलेशन है। तो देखो अगर डायग्राम बन रहा है यानी कि पॉसिबल तो है। ऑल ग्रेप्स कैन बी एप्पल हो तो सकता है, सारे के सारे ग्रेप्स एप्पल के अंदर आ तो सकते हैं, है ना। पॉसिबल डायग्राम मैंने बनाया है, डायग्राम बन रहा है यानी कि पॉसिबल तो है। तो ऑल ग्रेप्स कैन बी एप्पल क्योंकि मैंने सही प्रूफ कर दिया है, इसलिए सम ग्रेप्स आर नॉट एप्पल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दोनों कंक्लूजन मेरे रॉन्ग हो गए। क्या मैं नाइदर नॉर जवाब लगा दूं, नहीं अभी नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। वो चीजें क्या हैं, मुझे 1 नंबर और 2 नंबर कंक्लूजन में एलिमेंट सेम दिखाई दे रहे हैं, है ना। मुझे 1 नंबर और 2 नंबर कंक्लूजन दोनों के दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, इंडिविजुअली रॉन्ग। मुझे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी दिखाई दे रहा है, सम नॉट और ऑल का। मेरी 3 शर्तें फॉलो हो रही हैं, तीनों शर्तें मेरी अगर फॉलो होती हैं तो मेरा जवाब आइदर और हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। क्या 3 शर्तें हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। जिन 2 कंक्लूजन में आप कंपैरिजन कर रहे हैं उन दोनों में सेम एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए। 1 नंबर और 2 नंबर में देखो ग्रेप्स और एप्पल के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दूसरे में भी ग्रेप्स और एप्पल के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि एलिमेंट आपके क्या हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, सेम है। दूसरा क्या, जब आप सॉल्व करो तो दोनों इंडिविजुअली आपके रॉन्ग आ जाएं, करेक्ट है। तीसरा क्या, एक कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, एक होता है सम नॉट और ऑल का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो यहाँ पर कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है सम नॉट और ऑल का। चाहे सम नॉट ऊपर वाले में हो या ऑल नीचे वाले में हो या वैसा वर्सा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। अगर तीनों शर्तें फॉलो होती हैं तो मेरा जवाब इधर और हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ऑल टी इज कॉफी, ऑल टी is coffee. All coffee is butter. All coffee is butter. Only a few butter is milk. केवल कुछ बटर जो है वो मिल्क है, तो कुछ बटर मिल्क है, यानी कि some butter is milk and remaining butter is not milk. करेक्ट है। सम मिल्क इज कॉफी, सम का आ रहा है तो सिर्फ डायग्राम देखना है, जवाब देना है। क्या कुछ मिल्क कॉफी के साथ मिला हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सम टी इज मिल्क, कुछ टी मिल्क के साथ मिला हुआ दिख रहा है, सम टी इज मिल्क, नहीं मुझे नहीं दिख रहा। दोनों गलत हो गए, मेरा जवाब क्या हो गया, नाइदर नॉर हो गया। आगे बढ़े, जल्दी से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सम के डायग्राम है, बहुत आसान होते हैं। सम बिल्डिंग आर सोफा, सम बिल्डिंग आर सोफा, सम सोफा आर बेंचेस, सम सोफा आर बेंचेस, सम बेंचेस आर टेबल, सम बेंचेस आर टेबल। सम टेबल आर सोफा दिखाई दे रहा है क्या आपको, कुछ टेबल सोफा के साथ मिला हुआ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। नो टेबल इज सोफा, क्या कोई टेबल सोफा नहीं है। आप देखें, अगर आपस में थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, ओपन स्पेस से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो हो सकते हैं। सम में पॉसिबिलिटी चेक नहीं करते हैं,
नो में पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि हमें सोफा और टेबल में एक डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, संभावना चेक कर रहे हैं। दोनों में संभावना है कि थोड़ा सा आगे बढ़े तो दोनों मिल सकते हैं। नो की पॉसिबिलिटी आते ही नो गलत हो जाता है। तो मेरा जवाब क्या कर दूं मैं? नाइदर नॉर कर दूं क्या? एक बार एलिमेंट्स देखूं मैं। टेबल सोफा एलिमेंट तो सेम है ना? इंडिविजुअली दोनों कंक्लूजन मेरे गलत भी हो रहे हैं, इंडिविजुअली दोनों के दोनों गलत भी हो रहे हैं। और देखो सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बन रहा है, तो मैं जवाब को क्या कर दूं? नाइदर नॉर के बजाय आइदर और कर देता हूं, है ना? तीनों शर्तें फॉलो हो रही हैं, तो जवाब क्या हो जाएगा? आइदर और। आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। क्लियर हो गया? आगे देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन है। नंबर की सीरीज दी हुई है आपको, 3 डिजिट नंबर दिए हुए हैं और उसके अंदर आपको बताया गया है डायरेक्शन में कि इफ 2 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर एंड देन द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज। दो ऐड करना है लास्ट डिजिट में और पहले और दूसरे नंबर को इंटरचेंज करना है, तो ये आपका काम है। पहला दूसरा इंटरचेंज और लास्ट में दो ऐड। तो 8 4 5 9 3 8 6 2 5 के लिए 2 6 7 8 3 4 के लिए 3 8 6 9 6 7 के लिए 6 9 और 9। ये काम बताया था करने के लिए अपने को, वो कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट? तो हाईएस्ट कौन सा है? सेकंड नंबर है 938, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 396। ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 396। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ इन द अबव सेट ऑफ नंबर्स 1 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट में एक ऐड करना है एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट, 2 सब्ट्रैक्ट करना है पहले डिजिट में से। ठीक है, 4 में से 2 गए, पीछे बचे 2। 8 ऐसा कैसा, 3 और 1 4। 3 में से 2 गया 1, 9 एज इट इज। 6 और 1 7। 6 में से 2 गया 4, 2 ऐसा का ऐसा। 5 और 1 6। 8 में से 2 गए 6, 3 4 और 1 5। 9 में से 2 गए 7, 6 7 और 1 8। then which number will be third if arranged in descending order? अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे में अगर अपन अरेंज करते हुए चलें तो सबसे पहला कौन सा आएगा? सबसे बड़ा वो है 768, सेकंड है 635, फिर है 426, देन 284 और उसके बाद 197। तो देन विच नंबर विल बी थर्ड? थर्ड नंबर कौन सा होगा? 426। 426 यानी कि हमारा जवाब क्या होगा? 625। ओरिजिनल नंबर क्या है? 625। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करें। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, देन व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोवेस्ट? ठीक है, हर नंबर को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 483 को अगर मैं 2 से करूं तो 6 6 9, ठीक है। 396 को करूं अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 2 8 7, सॉरी 12 है ना, तो 792 हो जाएगा। 792। 625 को अगर मैं 2 से करूं तो 5 2 आर 10, 2 2 4 और 5 6 12, ठीक है। फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा? 8 6 16। इसको 2 से करूं तो 4 3 और 9 19। तो क्या आ गया? व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर? अब इसके अंदर हमें लोवेस्ट चुनना है। लोवेस्ट क्या है? लोवेस्ट है 792, उसका फर्स्ट डिजिट हमें लेना है। और उसके बाद एंड द लास्ट डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या है? लार्जेस्ट नंबर है 1934 और उसका लास्ट डिजिट, उसका लास्ट डिजिट है 4। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें जवाब मिल रहा है 28। तो अपना जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 28। करेक्ट है? क्लियर हो गया?
आगे देखें, एक और क्वेश्चन इसी का है, सेम आपका दिया हुआ है। इसके अंदर अपन बात करते हैं, इफ ईच नंबर फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर। अगर आप पहले और तीसरे को इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा, आपसे पूछा गया है कितने इवन नंबर्स है। तो यहीं करके चलते हैं। अब देखो, इवन नंबर आएंगे तो पहला आ जाएगा लास्ट पे, यहाँ पहला आ गया लास्ट लास्ट पे, यहाँ पहला आ गया लास्ट पे, यहाँ पहला आ गया लास्ट पे। आपको पूरा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 384। लास्ट को पहले पे, पहले को लास्ट पे। आपको चेक क्या करना है, सम संख्याएं इवन नंबर है तो जिसके लास्ट में इवन है वो इवन है। तो लास्ट में इवन कौन कौन है भाई, ये है, ये है, ये है। तो ऐसी तीन संख्याएं होंगी जिनके लास्ट में इवन है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बगैर लिखे भी कर सकते हैं, जल्दी से आपका काम हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार क्लर्क के पेपर में आते हैं। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन लेटर ऑफ द वर्ड प्लेगरिज्म। PLAGIA RISM वर्ड्स आपको देखने हैं कौन कौन से। सेकंड, दैट इज L, फिफ्थ, दैट इज I, सिक्स्थ, दैट इज A, और सेवन, दैट इज R। आपको बताना है इनसे कितने शब्द बन रहे हैं। तो देखो, LIAR लायर बन रहा है, फिर बन रहा है रेल, RAIL, रेल के बाद लीरा, करेंसी है लीरा। उसके बाद रियाल, ये भी करेंसी है। और उसके बाद एक बन रहा है LAIR, लेयर। इसका मतलब होता है प्लेस टू रेस्ट, प्लेस टू रेस्ट। तो कितने वर्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, मोर देन 4। ऑप्शन नंबर ई मेरा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ये एक डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जल्दी से इसको बना लेते हैं। डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक छोटा सा कंपास मैं हमेशा बना के रखता हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ का। There are 8 cars A, B, C, D, E, F, G and H in a park within a certain distance. Car A is 8 kilometer to the ईस्ट ऑफ कार बी। कार ए वो 8 किलोमीटर ईस्ट में है कार बी से। तो यहां बना लेते हैं, ये है कार ए, ये है कार बी। कार ए ईस्ट में है कार बी से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ये लीजिए 8 किलोमीटर। बी विच इज 9 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ कार डी, बी जो कि 9 किलोमीटर नॉर्थ में है कार डी से। तो ये लीजिए 9 किलोमीटर नॉर्थ में कार डी से, 9 किलोमीटर। कार सी 5 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ कार एफ, विच इज 6 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ कार जी। कार जी इज 4 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ कार ए। कार जी इज नॉर्थ ऑफ कार ए और डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर। तो ये लीजिए कार जी 4 किलोमीटर, ये हो गया कार जी। अब कार जी से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन क्या है, कार ई इज 8 किलोमीटर टू वेस्ट ऑफ कार सी। कार एच इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ कार ई। तो अपने को क्या क्या मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया, डी मिल गया और जी मिल गया। ए और बी बना चुके, है ना, बी और डी बना चुके। कार सी इज 5 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ कार एफ, और एफ विच इज 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ कार जी, 6 किलोमीटर वेस्ट में। तो ये यहां आ जाना चाहिए, कौन सा, कार एफ। डिस्टेंस कितनी है, 6 किलोमीटर। अब कार एफ से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन आप चेक कर लो। कार एफ वेस्ट में है कार जी से, ठीक है। कार जी 4 किलोमीटर नॉर्थ में है कार ए से। कार ई 8 किलोमीटर वेस्ट में है कार सी से। तो आपको ई पता है क्या, नहीं पता। कार एच इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ कार ई। कार ई भी नहीं पता, कार एच भी नहीं पता। अपने को कौन कौन मिल गया, ए मिल गया, जी और एफ मिल गया, एफ और जी मिल गया, सॉरी, एफ और जी मिल गया, बी और डी मिल गया। अपने को सी बचा है और ई बचा है। तो सी और ई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है,
कार ई इज 8 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ कार सी, और कार सी इज 5 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ कार एफ। ये रहा, कार एफ से साउथ में 5 किलोमीटर, तो ये आ गया 5 किलोमीटर। और ये पॉइंट कौन सा हो गया, कार सी का पॉइंट हो गया। अब सी से ई कितना है, 8 किलोमीटर वेस्ट में है, तो ये लीजिए सी से ई 8 किलोमीटर वेस्ट में आ गया। ये 8 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई, और ये कौन सा पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया ई। क्लियर हो गया, सारे पॉइंट बन गए जितने दिए हुए थे। अब अपन इंफॉर्मेशन चेक करके क्वेश्चन बना लेते हैं। कार जी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कार सी, कार सी से कौन सी डायरेक्शन में है कार जी, तो ये डायरेक्शन है सी से नॉर्थ ईस्ट में है। ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट में, तो ऑप्शन नंबर ई मेरा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है, और देखें कार एफ इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कार ए, कार ए के संदर्भ में एफ कौन सी डायरेक्शन में है, ए के संदर्भ में एफ, तो ए के संदर्भ में एफ ये कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखें एक और क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ये क्या बोल रहा है, if k is parked in the middle of g and a, then what is the difference between g and k। अगर k g और a के बिल्कुल बीच में है, तो g और k की दूरी, g और a की दूरी क्या है। k बिल्कुल बीच में है, ये है k, पूरा 4 किलोमीटर है, तो जी के कितना होगा, 2 किलोमीटर, और के ए कितना होगा, 2 किलोमीटर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि जी और के बीच की दूरी कितनी है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 किलोमीटर। चलिए इतने ही क्वेश्चन थे इस मॉक टेस्ट के अंदर। हम 2 मॉक टेस्ट पूरे के पूरे सॉल्व कर चुके हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने 12 नवंबर 2022 शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करवाया था आप लोगों को, और इस वीडियो के अंदर 12 नवंबर शिफ्ट 2 का पेपर आपको सॉल्व करवा दिया है। अगली 2 वीडियो जो इस प्लेलिस्ट में मैं बनाऊंगा, उसके अंदर 19 नवंबर का शिफ्ट 1 का पेपर 2022 और शिफ्ट 2 का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कनेक्ट रहिए, देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो, इतनी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।